दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए शेखावटी यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 सेमेस्टर 4 जूलॉजी के 100 टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। क्योंकि हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी वालों के लिए क्वेश्चंस बनाए हैं, उनको हुबहू क्वेश्चन मिले हैं, और अब शेखावटी यूनिवर्सिटी की बारी है। और बेटा, अगर आज की बात करें तो आज उनका दिन है जिनसे हमारे हर दिन की शुरुआत और हमारे क्लास की शुरुआत होती है। आज वासुदेवा का दिन है, श्री कृष्ण का दिन है। और श्री कृष्ण के जीवन से हमें 3 चीजें सीखने को मिलती है। अगर ये 3 चीजें कोई अपने जीवन में उतारता है तो उसे कभी किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो दोस्तों, आप केवल कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। मेहनत करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। दूसरा, सच्ची दोस्ती। दोस्त ऐसा बनाओ जो आपके जीवन में काम आए। और मैं तो खुद कहता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ भी कमाओ, लेकिन एक अच्छा दोस्त जरूर कमाओ, जो आपके सुख में ना सही दुख में साथ खड़ा रहे, जो आपके साथ स्वार्थ से नहीं निस्वार्थ से खड़ा रहे। और तीसरी सबसे बड़ी अहम चीज, मुस्कान। अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है तो आप किसी के भी दिल को जीत सकते हो। अगर आपकी बोली में मिठास है तो आप किसी के भी दिल को जीत सकते हो। तो ये 3 चीजें श्री कृष्ण के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम सभी को अपनानी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, जहां हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं, पाचन के मुख्य एंजाइम कौन से हैं, इनके कार्य लिखिए। बेटा, पाचन की बात हो रही है और पाचन का सीधा सा मतलब है में जो जटिल भोजन होता है, जो जटिल भोजन होता है, कॉम्प्लेक्स जो फूड होते हैं, इस कॉम्प्लेक्स में सिंपल भोजन में या सिंपल पदार्थ में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसे हम डाइजेशन कहते हैं। अब इस डाइजेशन के लिए हमारे पास में बहुत से एंजाइम काम करते हैं, और ये एंजाइम जो है वो आपको आपके शरीर में सेक्रेशन होते हुए मिलते हैं। और इन एंजाइमों की अगर हम बात करें तो देखो बेटा, सबसे पहले आता है एमाइलेज। सबसे पहले आता है बेटा एमाइलेज आता है। उसके पेप्सिन का जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद में हम बेटा ट्रिप्सिन का जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद में बेटा हम लाइपेज का जिक्र कर सकते हैं। 3 एंजाइम आपको याद रखने हैं मेनली। कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको एमाइलेज रखना है, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। प्रोटीन को तोड़ने के लिए 2 एंजाइम है अपने पास में, और वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज। एमाइलेज की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। दूसरा, पेप्सिन की बात करें तो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। तीसरा, ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। और अगर लाइपेज की बात करें बेटा, तो लाइपेज जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है। तो ये हमारे पास में पहले क्वेश्चन के इंपोर्टेंट से पॉइंट हो गए। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, विटामिन कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। बेटा, विटामिन 13 प्रकार की होती है। 13 प्रकार की, लेकिन मैं कहूं कि विटामिन केवल 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बेटा? अब आप कहोगे सर 2 और 13 मतलब 2 के 13 रूप होते हैं, या मैं कहूं कि विटामिन 2 प्रकार की होती है। एक वसा में घुलनशील होती है और एक जल में घुलनशील होती है। वसा में घुलनशील विटामिन जो होती है बेटा ए, डी, ई और के होती है। ए, डी, ई और के होती है। और जल में घुलनशील जो होती है बी और सी होती है। बी का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, बी का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें B1 भी आता है, B2 भी आता है, B3 भी आता है, B5 आता है, B6 आता है, B7 आता है, B9 आता है और B12 आता है। ऐसे करके हमारे पास में 13 विटामिन बन जाती है। लेकिन मैं कहूं विटामिन 2 प्रकार की, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है। रक्त स्कंदन की प्रक्रिया क्या है बेटा? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर क्या है? तो सीधी बात मानो, हमें चोट लगती है, चोट लगने पर प्लेटलेट्स टूट रही है, और प्लेटलेट्स जो है बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन निकल। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, आगे चल हमारे पास किसमें बदलता है? किसमें बदलता है? थ्रोम्बिन में बदलता है। और ये जो थ्रोम्बिन है ना, ये
जाकर के फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। तो मैं कहूं ब्लड क्लोटिंग के लिए फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना ही क्या कहलाता है, ब्लड क्लोटिंग कहलाता है। इसके अलावा ईसीजी के पूरे नाम की बात करें तो ईसीजी का पूरा नाम होता है कार्डियो डायग्राम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम होता है। जब हमें चेस्ट में या हार्ट में पेन होता है तो ईसीजी करके देखता है कि कहीं कुछ तरंगे उल्टी सुल्टी तो नहीं है, तो ईसीजी का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम हो जाएगा। अगर दो तरंगों की बात करें तो यहां पर होती है, यहां पर टी तरंगे होती है और पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसे अपन क्यू क्या कहते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके अलावा बेटा मैं बात करूं रक्त के कार्यों की बात करूं तो रक्त के कार्य देखो O2 एवं CO2 के परिवहन में होता है, पोषक पदार्थों के परिवहन में होता है। इसके अलावा इम्यूनिटी पावर से संबंधित बात कर सकते हैं अपने पास में, तो ये कुछ कार्य होते हैं। ऐसे नोड और एवी नोड में क्या अंतर है, तो ऐसे की बात करें तो ये अपने पास में दाहिने आलिंद पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है बेटा, दाहिने आलिंद पर पाया जाता है। नोड जो है दाहिने आलिंद और निलय की सीमा पर पाया जाता है। इसके अलावा तो नोड जो होता है ना दाहिने आलिंद में रहकर के पेस मेकर का काम करता है और ये हृदय की धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये हमारे पास। इसके अलावा बेटा सातवें क्वेश्चन की बात करूं, देखो इससे पहले मैं एक चीज और बताऊं बेटा आपको, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था और एसएससी प्रोटेस्ट से संबंधित हमने वीडियो भी बनाई थी जो अपने दूसरे चैनल पे थी। और अगर एसएससी प्रोटेस्ट के अंतर्गत बहुत से नामी जो टीचर्स थे उन्होंने भाग लिया था, और अगर आज हम एसएससी प्रोटेस्ट की बात करें तो वही टीचर्स जो है वो आमने सामने खड़े हैं। कुछ दिनों तक वो बच्चों के साथ खड़े थे, आज वो खुद के लिए खड़े हैं और एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। क्या वो एसएससी प्रोटेस्ट खुद के फेमस होने के लिए किए थे या वो एसएससी प्रोटेस्ट बच्चों के लिए थे? उन्होंने शायद बच्चों के लिए कुछ किया नहीं किया, लेकिन उस दौरान वो अपने आप को एक उच्च स्तर पर ले जाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने फॉलोअर्स गेन कर लिए, उन्होंने ब्रॉडकास्ट कर ली और ब्रॉडकास्ट में बैठ करके अपने ही साथियों की बड़ी बुराइयां कर दी। और खास करके इन सब में टारगेट इन्होंने किया आदित्य रंजन सर को, जो मैथ पढ़ाते हैं और उनको बहुत गंदा टारगेट कर रहे हैं। चाहे वो नीतू मैम हो और चाहे वो अभिनय सर हो, कोई भी हो, वो टारगेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं। जो कुछ दिनों तक कह रहे थे हम केवल बच्चों के लिए खड़े हैं, आज लग रहा है कि वो खुद के लिए खड़े थे, खुद के प्रोटेस्ट के लिए खड़े थे, खुद को फेमस करने के लिए खड़े थे। समझ रहे हो बात को? तो समझ नहीं आता है क्या हो रहा है यहाँ पे। दूसरी की ऑक्सीजन से बंधुता की, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधुता बेटा डिपेंड करती है पीएच पर, डिपेंड करती है बेटा तापमान पर। दो चीजें याद रखो, पीएच और तापमान पर डिपेंड करती है। इसके अलावा मांसपेशियों के प्रकार, तो मांसपेशी बेटा तीन प्रकार की होती है। एक होती है, दूसरी हमारे पास कंकालीय पेशी होती है और पास में चिकनी पेशी होती है। मैं ये भी कह सकता हूं रेखित पेशी होती है, अरेखित पेशी होती है और हृदय पेशी होती है। मैं ये भी कह सकता हूं ऐच्छिक पेशियां होती है, अनिच्छिक पेशियां होती है। तो मांसपेशियों के प्रकार हो गए। इसके अलावा मांसपेशियों की बात करें तो ये किसी पर्टिकुलर प्रोटीन्स पर भी डिपेंड होती है, जैसे एक्टिन प्रोटीन, एक्टिनिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्रोटीन, एक्टिनोमायोसिन प्रोटीन, इन पर भी क्या होती है, डिपेंड होती है। क्योंकि यही मूवमेंट करती है, तब जाकर के हमें मांसपेशियों में क्या होती है, मूवमेंट होती है। इसके अलावा बात करें बेटा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसके लिए जानी जाती है, तो बेटा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो सीधी मांसपेशियों के लिए जानी जाती है, मांसपेशियों के मूवमेंट के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेफ्रॉन की क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो बेटा नेफ्रॉन खुद एक क्रियात्मक इकाई है और ये किसकी, किडनी की। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सकते हैं, किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी है या किडनी की संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो आप कहोगे सर नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है वो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ओस्मो रेगुलेटर्स और ओस्मो कन्फॉर्मर्स में अंतर क्या है, तो बेटा ओस्मो रेगुलेटर्स की बात करें तो शारीरिक द्रव को क्या करती है, नियंत्रित करती है, जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें। इसके अलावा ओस्मो कन्फॉर्मर्स की बात करें तो बाहरी वातावरण के अनुसार क्या करती है, जल को नियंत्रित करती है। तो ये हो गए हमारे पास। इसके अलावा बेटा हम बात करें 12वें क्वेश्चन की, तो मैं सीधी बात कहूंगा मसल्स और नसों के बीच के अंदर, ये बच्चों के बीच में मसल्स और नसों के बीच में
जो संधि स्थल है ना वो अपने पास में क्या है, न्यूरोमस्कुलर है अपने पास में। इसके अलावा सेक्स ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं, तो सेक्स ग्रंथियों की बात हो में दो नाम आते हैं, एक ओवरी आती है और एक क्या आता है बेटा, टेस्टिस। ओवरी से दो हार्मोन निकलते हैं, टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है। ओवरी जो है वो एक निकालता है, एक क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन। वो क्या निकालता है, टेस्टोस्टेरोन है, जिसे अपन एंड्रोजन भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो सीधी बात चिपका दो, न्यूरॉन है। कई न्यूरॉन्स मिलकर के एक लंबी तंत्रिका कोशिका बनाते हैं। इसके अलावा बात करें इंसुलिन हार्मोन की ग्रंथि से स्रावित होता है, या इंसुलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, तो आप सीधी सी बात करो पैनक्रियाज से। कहां चले जाओ, पैनक्रियाज के पास में चले जाओ, क्योंकि मिश्रित ग्लैंड होती है और पैनक्रियाज की कौन सी कोशिकाओं से, बीटा कोशिकाओं से क्या होती है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जहां डायबिटीज मेलिटस के लिए काम करता है। इसके अलावा बात हम कहेंगे सिनेप्स हुआ है, जहां पर रासायनिक एवं विद्युत आवेगों का क्या होता है, संचरण होता है। इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा होता है, गोइटर होता है, गोंगा होता है। ठीक है। इसके अलावा बेटा ग्रंथियां सारी याद कर लेना, हाइपोथैलेमस याद करना, पिट्यूटरी ग्लैंड याद करना, उसके बाद में आप थायराइड करना, पैराथायराइड करना, थाइमस करना, उसके बाद में आप जठरीय ग्रंथियों की तरफ जठरीय ग्रंथियों की तरफ हार्मोन्स की बात हो रही है केवल, तो थाइमस ग्रंथि के पास आना, पैनक्रियाज के पास में आना और सेक्स ग्रंथियों के पास में आना। ठीक है। इसके अलावा कोर्टेक्स मेडुला की बात आप कर सकते हो। इसके अलावा आगे चले अपने पास में इसके अलावा अगर हम बात, बेटा एक पेज मिस हो गया तो उस पेज की खोजबीन करें, तो हमारे गैलरी में पड़ा होगा वो पेज, और वो पेज ये रहा बेटा। तो थोड़ा सा, और पेज के साथ में बात करें, पहला क्वेश्चन है यूरिया चक्र कहाँ, तो बेटा यूरिया चक्र की अगर हम बात करें तो यूरिया साइकिल जो है बेटा लीवर में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है, लीवर में संपन्न होता है। वहीं बात करें ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोजेनेसिस, तो सीधी सी बात करो, अगर ग्लूकोज से क्या बना रहे हैं अपन, ग्लाइकोजन बना रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, और अगर ग्लाइकोजेनेसिस से हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है। क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद क्या है, तो क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद जो है सिट्रिक एसिड होता है। क्यूटोजेनिक अमीनो एसिड का उदाहरण लिखिए, तो क्यूटोजेनिक अमीनो एसिड का उदाहरण लिख सकते हो। वही बात करें तो आप सीधी सी बात कर सकते हो, वसा के लिए होता है। वही अगर हम बात करें शुद्ध एटीपी कितना, बेटा 2 एटीपी होता है। कितना होता है, इसके अलावा हमारे पास में 2 NADPH बनता है। इसके अलावा 2 पायरुवेटिक अम्ल भी बनते हैं, पायरुविक एसिड भी बनता है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट आपके लिए एक मॉडल पेपर बना के लाएंगे, जहां शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और वासुदेवा एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वासुदेवा है तो हर चीज संभव है। और बेल आइकन को, घंटे को दबा देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए।